सो हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। चलिए फिर यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया की यहाँ पर परमाणुकता बतानी हमें है। तो अमोनिया की परमाणुकता यानी कि एटोमिसिटी बताने के लिए अमोनिया का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है यहाँ पर NH3। तो NH3 में आप देख सकते हैं कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो एक तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए? तो 4 एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4 इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ वैलेंसी 3 while the element Y has वैलेंसी 2, राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय X एंड Y। तो X एंड Y से यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा फार्मूला बनेगा और उसकी वैलेंसी यहाँ पर हमें प्रोवाइड कराई गई है। तो ये वाले क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे देखे थे कल। तो यहाँ पर बात आती है X और Y दोनों की हमको क्या लिख देनी है? वैलेंसी यहाँ पर लिख देनी है 3 और 2, और हमको पता है यहाँ पर 2 हमको X लेने हैं, ठीक है, 3 हमको Y लेने हैं। क्या हो जाएगा? X2 एंड Y3 यहाँ पर फॉर्मूला इसका बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ये सब चीज़ें दिख रही है आपको? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको X2 Y3 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर केमिकल फार्मूला हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, एन एलिमेंट ए फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद फॉर्मूला A2O3। कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर ऑक्साइड बना रहा है, तो उसकी वैलेंसी बतानी है हमें। तो सबसे पहले हमको पता है यहाँ पर A और O, यहाँ पर हमने देखा कि क्या कैसा हो रहा है यहाँ पर A2 एंड O3। हमको पता है हमने ये 3 कहाँ से लिया है, इसकी वैलेंसी ली है, 2 कहाँ से लिया है, ऑक्सीजन की वैलेंसी ली है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि जो व्हाट इज़ दी वैलेंसी उसमें एलिमेंट की वैलेंसी क्या है? तो एलिमेंट की वैलेंसी यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 C में आपको यहाँ पर वैलेंसी 3 दिख रही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी यहाँ पर, परमाणु सिद्धांत था डाल्टन का, उसके आधार पर कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें सही हैं? सही चीज़ें देखने में ट्रू, कौन सा ट्रू है, ठीक है, सही कौन सा है? तो एटम इज डिविजिबल इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एटम को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स में आगे तोड़ा जा सकता है? तो ये बिल्कुल गलत बात है। उस टाइम उन्होंने ये नहीं कहा था। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो हम यहाँ पर क्या उन्होंने ये कहा था कि जो सेम एलिमेंट होता है उनके एटॉमिक मासेस, परमाणु भार डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान उन्होंने ये बताया था कि जो सेम होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये वाला भी यहाँ पर गलत हो जाता है। एटम्स आर द अल्टीमेट इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो द्रव्य होता है उसके जो यहाँ पर एटम्स होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताया था। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मासेस, यानी कि जो सेम एलिमेंट होता है उसके अगर एटम्स हैं तो उनका यहाँ पर सेम एटॉमिक मास होगा, सेम साइज होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये बात उन्होंने कही थी। ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D आर करेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कौन से में ऑप्शन C एंड D हमको दिया गया है, A और B ये गलत हो जाएगा, C एंड D। तो C और D इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये वाला आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। तो एक एटम के बारे में ये इनमें से कौन सी चीज़ें, पढ़ लेना पहले क्या पूछा उसने, नॉट ट्रू पूछा है। हमेशा क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो वहाँ पर देख लें कि वो ट्रू पूछ रहा है या फिर नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। जब तक आप नहीं तो आप गलत आंसर कर लेंगे। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखते हैं इसको। वो बोल रहा है कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और बोल रहा हो एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। तो एटम्स क्या वो बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनसे क्या बनता है? मॉलिक्यूल, अणु बनते हैं और आयंस बनते हैं। नेक्स्ट बोल रहा हो एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। जो एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? उदासीन रहते हैं। न्यूट्रल मतलब उदासीन रहते हैं, यानी उन पर कोई चार्ज नहीं रहता जो एटम्स होते हैं। और एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। और जो यहाँ पर एटम्स होते हैं बहुत सारे संख्या में मिलकर, बहुत बड़े ठीक है, बड़ी संख्या में मिलकर एकत्रित होकर, ठीक है, जमा होकर मैटर का निर्माण करते हैं, और जिसको कि हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है? तो ये वाला ऑप्शन भी सही है,
ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में जब क्या बोलते हैं एटम्स मिलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक मैटर बनता है जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, बिल्कुल सही। जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, बराबर संख्या में उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उतनी ही संख्या में उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है जब एटम, तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। लेकिन जब वो एटम, यहाँ पर बात करेंगे एटम की, तो एटम किस में होता है, न्यूट्रल होता है, उसका नेचर यहाँ पर उदासीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी सही है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, तो ठीक है, यहाँ पर जो एटम होता है उसी से तो यहाँ पर मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब वहाँ इलेक्ट्रॉन आता है और वो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तब जाकर उसके आयन बनते थे, वाला ऑप्शन में हमारे पास सही हो जाता है। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो बोल रहा है कि एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं। बट जब हम केस देखते हैं किसका, हम केस देखते हैं यहाँ पर कौन से गैसेज होती है, नोबल गैसेज। ठीक है, नोबल गैसेज जो होते हैं वो तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाती हैं, उनके एटम्स तो क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। हमने देखा था ना, जैसे ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक होता है, लेकिन जो यहाँ पर कौन रहती है, नोबल गैसेज रहती हैं, वो क्या रहती हैं, वो यहाँ पर मोनो एटॉमिक रहती है, यानी कि उनके जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। उसने यही हमको पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर, तो 360 ग्राम ऑफ वाटर को कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, दो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2O, या फिर 20 मोल्स ऑफ वाटर, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या फिर 1.2044 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इनमें से हमें बताने हैं कि कितने आंसर सही हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, किसी चीज़ के मोल निकालने के लिए हमें पता है उसका नंबर, मोल्स क्या होते हैं, उसका मास जितना उन्होंने दिया है। ठीक है, उस मास में से अगर हम डिवाइड कर दें उस मास को किससे, वाटर है ना हमारे पास, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वो मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है मोलर मास, तो 18 दूनी 36, और यहाँ पर 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर 20 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। 360 ग्राम वाटर में कितने मोल्स रहेंगे वाटर के, तो 20 मोल्स रहेंगे। ठीक है, और अगर 20 मोल की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दूसरा है उसमें ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो वहाँ पर हमको मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। अब तो एक मोल में हमको पता है, एक मोल में कितना होता है, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड अगर बात आती है 20 मोल्स की, तो 20 मोल्स में कितना हो जाएगा, 20 मोल्स में यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 2 सेट कर दूँ मैं इसको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा 12। ठीक है, इतने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर 10⁻, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने इतना कर दिया तो उसके बाद ये क्या था, यहाँ पर 0 भी तो था, तो 0 इसको मैं 24 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 से भी मल्टीप्लाई होना था ना इसने, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर दूँ, एक पॉइंट इधर लेके आ जाऊँ, 1.2044 इंटू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैं लेफ्ट में लेके गया तो यहाँ पर एक पावर और बढ़ जाएगी, तो 25 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज़ आपको दिख रही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रही है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एक तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया, एक फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन किस में सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ कौन सा वाले ऑप्शन में सही है, डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको कैलकुलेट करने आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने अगर हम आते हैं तो हम इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा वेट किसका होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वेट किसका होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो इसका देखते हैं हम कितना है। तो मोल्स है यहाँ पर 0.2, कितने मोल्स है, 0.2 मोल्स है, और यहाँ पर है कितना है, अच्छा, तो इसका यहाँ पर मोलर मास निकाल लेते हैं हम, कितना होगा, 12 12 गुणा गया 12।
ठीक है, प्लस कहाँ चला गया, ठीक है, कितने हैं 22 हैं, 22 गुणा गया 1 प्लस 11 ऑक्सीजन है, 11 गुणा गया 16, कितना आ जाएगा 12 12 की 144 प्लस 22 प्लस 16 कम 16, 16 कम 16 और 1 17, टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 4 10 और 2 12, 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 342, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा। तो 342 यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 342 ग्राम मास आ जाएगा इसका। अब बात आते हैं यहाँ पर किसका, ये तो 1 मोल का आया, अब 1 मोल का, लेकिन हमको क्या बताना है 0.2 मोल का बताना है, तो 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू 0.2, तो कितना आ जाएगा, तो इसको बाद में करके देख लेंगे कितना आता है, पहले इनको देख लेते हैं, ये क्या आसपास भी आ पा रहा है इसका, चलो कोई नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास, और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो इतना 68.4 ग्राम, तो ये आ गया हमारे पास 68.4 ग्राम। अब इसका निकालते हैं 2 मोल से, तो यहाँ पर CO2 का कितना होता है, कार्बन का 12, और यहाँ पर O2 का कितना होता है 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 44, ठीक है 44, और इंटू 2 करना हमको क्योंकि 2 मोल है, तो 2 इंटू 44 कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 88, तो इसका आ जाएगा 88 ग्राम। तो इसको तो हटा लेंगे हम, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला तो नहीं होने वाला सबसे ज़्यादा, 88 ग्राम इसका है, ठीक है, CO2 का कितना है 88 ग्राम आ गया हमारे पास। 2 मोल्स ऑफ CaCO3, 2 मोल्स ऑफ CaCO3 का देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पर Ca का होता है हमारे पास 40 प्लस कार्बन का 12 और 16 दूनी 32, 16 × 48, CaCO3 में कितना हो गया ये 48 12 60 और 40 100 ग्राम, तो 1 मोल का हो गया, और 2 मोल दे रखे इसने, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 × 100, 2 मोल का 2 × 100 तो 200 ग्राम, ठीक है 200 ग्राम हो गया। और यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ H2O, H2O के 10 मोल्स बोल रहा है, तो H2 1 मोल H2O का कितना होता है हमारे को 16 और 2 18, 18 ग्राम होता है, और 10 है तो 10 और 18 10 गुणा 18 180 ग्राम। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा वाला दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 180 है या फिर 200 है, तो 200 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा कौन किसका यहाँ पर वेट होने वाला है, सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा यहाँ पर 2 मोल ऑफ CaCO3, इसका मास कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल लेंगे मोल निकाल लेते हैं, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अवोगाद्रो नंबर से, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर यहाँ पर पार्टिकल्स आएंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो एटम्स की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ पर होने वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज़्यादा एटम किस में होंगे, तो 18 ग्राम ऑफ H2O, तो 18 ग्राम मतलब 1 मोल हमको पता है, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ O2, तो 18 ग्राम ऑफ O2 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 ग्राम O2 में हो जाएगा हमारे पास, हमको पता है 18 बटे O2 कितना है 32, तो 1 मोल से कम आएगा, ठीक है, लेस देन 1 मोल N क्या होगा 1 मोल से ज़्यादा हो गया, उनको जो मोल्स होंगे 1 से कम आने वाले यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर 18, ठीक है, 18 बटे CO2 कितना हो गया 12 32 44, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर 1 से कम ही आएगा, और यहाँ पर कितना आने वाला है 18 बटे और कितना आ जाएगा कार्बन 12 और 4 16, 18 बटे 16, तो यहाँ पर क्या है अंश क्या है बड़ा है और छोटा है, तो ये 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी यहाँ पर, ठीक है। मोल्स क्या आएंगे 1 से ज़्यादा आएंगे, बट यहाँ पर उसने मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे, यहाँ पर उसने एटम पूछे हैं, तो एटम पूछे तो इसमें क्या कितने एटम्स कितने मोल्स मिलेंगे हमें, यहाँ पर बात करूँ तो 1 मोल तो मिलेगा इसका, 4 मोल अगर बात करूँ 1 मोल में तो 1 मोल इसका मिलता है, 4 मोल इसके मिलते हैं, तो यहाँ पर 5, और पहले ही ये 1 से ज़्यादा है, पहले ही यहाँ पर इसके अगर मैं मोल्स निकालता तो 1 से ज़्यादा मोल आने वाले थे, तो 1 से ज़्यादा मोल मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होने वाली है, यहाँ पर CH4 में होने वाली थी, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही लग जाएगा डायरेक्टली, ठीक है।
यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को हम सही आंसर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोल्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल ही ज़्यादा हैं जब, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें 3 एटम है, यहाँ पर 2 ही एटम है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर कितने 5 एटम है। मोल भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा हैं पहले ही, तो उनको अगर 5 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसके साथ इनके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे ज़्यादा इसी के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होने वाले हैं, तो यहाँ पर एटम्स नहीं बोल रहा, डायरेक्टली मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो हम देख लेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जिसके होंगे उसका सबसे ज़्यादा आने वाला है। तो पहले वाले का 1 कितना आ जाएगा, ये 12 और 32 कितना होता है 44। दूसरा है 1 इस वाले का आ जाएगा 1/28। ठीक है, इतने मोल आ जाएंगे। इसका 1/2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/12 4 16 1/16 आ जाएगा। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी, 1/2। 1/2 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे ज़्यादा मोल इसके हैं, तो सबसे ज़्यादा मोल इसके हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसी के पास होने वाले हैं। तो यहाँ पर नंबर जो ऑप्शन सी है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर सही टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है। तो मास निकालने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि 1 एटम, तो यहाँ पर रिलेशन हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, गिवन मास। ठीक है, ये हमने देखा था कि गिवन मास अपॉन गिवन मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते थे, कैपिटल M। और या फिर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता था, पार्टिकल्स यानी कि कैपिटल N। ठीक है, कितने पार्टिकल है या उसको डिवाइड कर देते हम अवोगाद्रो नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा है कि 1 एटम, तो 1 एटम का मास बताना है हमें, तो 1 एटम का मास हमको बता देंगे। तो कितने एटम है यहाँ पर, n = 1 है। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर हमको पता है क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलर मास हमें पता होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है कितना 16, और हमको मास तो निकालना है, मास ही निकालना है ना, तो मास = क्या हो जाएगा, ये 1 इस 16 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 16 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन में ये यही जितना है ये 6.022, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये पहले से हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम कर लेंगे। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 आप टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब यहाँ पर हमको बोल रहा हो कि 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन आर। ठीक है, सॉल्यूशन बना हुआ है, पानी में हमने सुक्रोज मिलाया हुआ है। ठीक है, शुगर शर्करा जिसको बोलते हैं। ठीक है, शर्करा हमने मिलाया हुआ है, कितना है 3.42 ग्राम। क्या है शर्करा की, क्या होता है C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है हमें पता है। और दूसरी चीज़ हमें पता है यहाँ पर वाटर H2O में क्या है यहाँ पर वाटर है, वाटर कितना दिया उसने 18 ग्राम दे रखा है, 18 ग्राम वाटर दिया है, इतना ग्राम ये दिया है। तो यहाँ पर मोल निकालने पड़ेंगे हमें। तो अगर हमको ऑक्सीजन एटम बताने हैं तो ऑक्सीजन एटम बताने के लिए सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कितने ऑक्सीजन एटम हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए उसके कितने मोल हैं। उसको हम जितने भी मोल होंगे उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। तब बात आती है यहाँ पर उसके मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इससे हमको कितने मोल निकलने वाले हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या होता है क्या करते हैं, उसके मास को जितना मास उसका दिया है उस मास को उसके मोलर मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमको पता है इसका कितना होता है, अभी एक पीछे हमने क्वेश्चन देखा था 12 के 144 प्लस 22 प्लस 16 एकम 16 17 176 और टोटल कितना आ जाता है 6 और 2 8 और 4 12 4 3 342 क्या होता है इसका यहाँ पर मोलर मास होता है हमें पता है 342 ग्राम। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इससे तो यहाँ पर पहले मुझे यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं इसके अगर मुझे दशमलव घटाने हैं तो 342/342 और गुणा आगे कितना कर दूंगा 10⁻⁻²। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 10⁻⁻²। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, यहाँ पर 0.01 हो जाएगा
अब 0.01 हो गया जब, अब यहाँ पर क्या कर लें हम, ठीक है 1 और 2, ठीक है 0.01 हो जाएगा हमारे पास। और अब बात आती है यहाँ पर कितने हैं, तो ये तो इसका हो गया। अब यहाँ पर इससे हमको कितने मिल रहे थे, 1 मोल, इससे हमको कितने मिलने वाले थे, 11 मोल ऑक्सीजन मिलने थे। 1 मोल यहाँ पर सुक्रोज जो है हमारे पास, 1 मोल सुक्रोज से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 11 मोल किसके मिलेंगे, 11 है ना, तो 11 मोल ऑक्सीजन के मिलेंगे, ठीक है। अब 11 मोल ऑक्सीजन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 मोल तो है नहीं, यहाँ पर हमारे पास 0.01 मोल, तो यहाँ पर तो इससे कितने, जब इससे इतने मिल रहे तो 11 कितने मिलेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 11 एकम 11 कितने 0.12, तो 0.11, तो इतने यहाँ पर क्या मिल जाएंगे हमको, ऑक्सीजन के मोल मिल जाएंगे, किसमें, इससे। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर जो क्या है वाटर है, तो वाटर में क्या है 18, क्या होता है 18 ग्राम ही उसने यहाँ पर मास दिया है, और मोलर मास भी 18 ही होता है, तो यहाँ पर 1 मोल यहाँ मिल गया हमको। तो टोटल मोल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर 1 मोल तो मुझे H2O से मिल जाता है, और यहाँ से मुझे कितने मोल मिल रहे हैं, यहाँ से मुझे मिल रहे हैं 0.11 मोल, तो दोनों को ऐड कर देंगे टोटल मोल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 0.11 तो कितना हो जाएगा 1.11 मोल, ठीक है। तो दोनों से मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर 1.11 मोल मिल रहा है, और 1 मोल में हमको पता है 6 पॉइंट कितना होता है 022 × 10⁻23 होता है, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, तो यहाँ पर 1.11 मोल से कितना मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.022 × 10⁻23 से, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 111 दूनी 222, हासिल लगा 22, 111 दूनी 222 और 22 44, 244 को 4 हासिल लगा 24, ठीक है। 111 जीरो, तो 111 जीरो को 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बच जाएगा हासिल 2, ठीक है। 111 छक्के 666, 666 और 2 668, ठीक है 668 हो जाएगा, इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट की बात करो तो 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 6.68442 × 10⁻23, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको ये आंसर दिख रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पेपर में आने वाला है, बट कैलकुलेशन आ भी सकता है, क्योंकि ये हमारे पास एग्जाम्पलर जो NCERT का एग्जाम्पलर होता है उसका क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, ठीक है। फिजिकल स्टेट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो कैसे लाया जा सकता है, कैसे आ सकता है, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, क्या ये तभी होगा जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी दें, सिस्टम यानी कि कोई सिस्टम समझ लो, सिस्टम से मतलब क्या है, जैसे हम कोई हमारे पास बर्तन है उसको हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वो तो हमारा सिस्टम हो जाएगा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सब हमारा सिस्टम है। जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं किसी में बर्तन में, तो वो हमारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ओनली व्हेन गिवन एनर्जी इज गिवन टू दिस सिस्टम, जब हम उस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, जैसे हमने उसको हीट एनर्जी दे दी, तो क्या सिर्फ हीट एनर्जी देकर ही हम उसका फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो ठीक है ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम दिस सिस्टम, जैसे अगर हमने क्या करा, जैसे पानी था हमने गर्म किया, फिर वैसे ठंडा हो गया, वहाँ पर हमने उस पानी को फ्रीज में रख दिया, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज में रख के उससे एनर्जी ले रहे हैं, तो उससे भी उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। तो क्या सिर्फ उसी से यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज होगा, या फिर व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम दिस सिस्टम, या फिर या तो हम क्या करें, सिस्टम को एनर्जी दें या फिर सिस्टम से हम एनर्जी ले लें, तो दोनों तरीके से उसका फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर विदाउट एनी एनर्जी चेंज, या फिर उसमें कोई परिवर्तन ना करे और उसका फिजिकल चेंज हो जाए। तो क्या ये ऑप्शन सही होने वाला, तो हमको पता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। या तो हम उस सिस्टम को क्या दें, एनर्जी प्रोवाइड करें, या उस सिस्टम से हम एनर्जी को बाहर निकाल दें, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं किसी भी मैटर का, ठीक है, किसी भी सिस्टम का फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए या तो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा दें या फिर हम उससे एनर्जी को बाहर निकाल लें, तो दोनों तरीके से यहाँ पर उसकी फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलो यार, इसके सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, क्या करना है सोडियम क्लोराइड, तो इसको बताना हमको कि इसमें कितने आयन हैं,
ठीक है, कितना दे रखा हमें 5.85 ग्राम हमको सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। तो इसमें कितने आयंस होंगे, तो उतने आयंस बताने हैं। तो हम सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लेते हैं इसके। तो मोल कैलकुलेट करेंगे तभी जाके हम बता सकते हैं कितने आयन होंगे। तो गिवन वेट अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसका कितना होता है 23 प्लस 35.5 होता है, कितना हो जाएगा, तो 0.5 तो आ जाएगा, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, तो 58.5 आ जाएगा ग्राम। अब इसको मैं पॉइंट को ले आता हूँ, तो क्या कर देता हूँ मैं 8.5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 58.5, तो इससे ये सेम कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 तो मेरे पास आ गया 0.1 मोल, 0.1 मोल आ गया। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पर NaCl का क्या होने वाला है, कितने आयंस होंगे। तो NaCl में कोई आयन है क्या, तो NaCl कैसे टूटता है Na प्लस और Cl निगेटिव। तो इससे एक मोल NaCl से हमको कितने मिलेंगे, एक मोल Na के मिलेंगे और एक मोल Cl निगेटिव के मिलेंगे। ठीक है, एक मोल Na प्लस का मिलेगा, एक मोल Cl निगेटिव के, तो दोनों तो आयन ही हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक एक मोल मिल रहे हैं, तो टोटल 2 मोल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो, लेकिन तो जब एक मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, तो इतने मोल से कितने मिलेंगे, तो इतने मोल से मिल जाएंगे 0.1 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया 0.2 मोल्स मिलेंगे। 0.2 मोल क्या मिलेंगे हमें, आयन मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0.2 मोल्स आयन मिलेंगे। और नंबर ऑफ आयन्स पूछ रहा हो, अब मोल तो पूछा नहीं उसने, तब आयन पूछा है, तो यहाँ पर टोटल हम बता देंगे कि नंबर किससे होते हैं। यहाँ पर Na से क्या कर दे उसको, Na यानी कि अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻23, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा हम आसानी से कर सकते हैं। 2 2 जा क्या आ जाएगा पर 2 2 जा 4 4 0 2 6 जा 12, कितने पॉइंट 1 2 3 और एक 4, तो 1 2 3 और 4 1.22 इंटू 10⁻23, यहाँ पर क्या आ जाएंगे आयन। तो इतने आयंस प्रेजेंट रहेंगे किसमें, इतने आयंस यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले हैं 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है कि एक मोल NaCl में क्या रहेगा, एक मोल ही Na प्लस रहेगा और एक मोल ही यहाँ पर Cl निगेटिव रहेगा। दोनों के दोनों आयन से, तो मैं दोनों को टोटल कर दूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आखिरी क्वेश्चन जो है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, केमिकल इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, कुछ नाम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि इनका नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कास्टिक पोटास किसे कहा जाता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, इनके फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा, ये मोलर मास नहीं पूछा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो इस बात में भी ध्यान देना है कि यहाँ पर यूनिट क्या यूज करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास क्या होता है, तो कास्टिक पोटास बोला जाता है KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटास कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो पोटेशियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास तो 39 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 होता है, 1 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का तो टोटल कितना हो जाएगा 39 1 40 40 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 56। मोलर मास नहीं पूछा है तो ग्राम में नहीं लेंगे, मोलर मास नहीं पूछा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो यूनिट में लेंगे। ठीक है, 56 यूनिट हो जाएगा जब मोलर मास पूछा जाएगा तब आपको यहाँ पर ग्राम यूज करना है, क्योंकि मोलर मास जो होता है उसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर आपको पता है क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही चीज़ होती है, इसी को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। बेकिंग सोडा भी यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले तो 23 प्लस 1 प्लस कार्बन का 12 और 16 दिन बाद 16 48। ठीक है, 48 हो जाएगा, 48 12 60, 60 और 20 80, 80 और 4 84। ठीक है, तो 84 यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, किसका, बेकिंग पाउडर का। फॉर्मूला याद रखने आपको, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज लाइम स्टोन। लाइम स्टोन क्या होता है, तो CaCO3 को कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही यहाँ पर लाइम स्टोन कहा जाता है। CO3 का कितना होता है, तो इसका हमको पता है, टोटल अभी हमने देखा 60 होता है। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है 40, तो 40 60, तो यहाँ पर 100,
तो 100 यूनिट यहाँ पर किसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, 100 यूनिट मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 को कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही यहाँ पर लाइमस्टोन कहा जाता है, ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट आता हमारे पास कास्टिक सोडा। कास्टिक पोटास अलग हुआ, कास्टिक सोडा अलग हुआ। पोटास में पोटेशियम आ जाएगा, सोडा में सोडियम आ जाएगा। ठीक है, कास्टिक सोडा में सोडियम आ जाएगा, कास्टिक पोटास में यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा। कास्टिक सोडा क्या होगा, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहेंगे, कास्टिक पोटास सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहेंगे। सोडियम का 23, यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 और एक यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, तो 16 और 24 कितना हो जाएगा 40 यूनिट यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। फिर इथेनॉल आता है। इथेनॉल का फॉर्मूला तो सबको लगभग पता ही होगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH यहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है। इथेनॉल यानी कि कार्बन 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन 5 प्लस 16 और 1 17 कितना हो जाएगा 24 और 16 कितना हो जाता है, ये हो गया 40 और 5 45 1 46, तो 46 यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इथेनॉल का। और यहाँ पर कॉमन साल्ट यानी कि NaCl का भी हमने देखा था कितना होता है, NaCl का 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा दशमलव में, 5 और 3 8 आ जाएगा, और 3 और 2 5, तो 58.8 यूनिट यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास होता है कॉमन साल्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। काफ़ी आसान चीज़ें हैं, कुछ इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बट कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान होने वाली है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस वाले चैप्टर को। आज यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है, चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था। कल से हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कल हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ देखेंगे मॉडल्स जो हमको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो वो सब चीज़ें हम दूसरे चैप्टर में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।